वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सांख्यिकी की सीमाएं। इससे पहले हमने सांख्यिकी का अर्थ, उसका महत्व और उसके क्षेत्र के बारे में जाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। अब देखेंगे सांख्यिकी की सीमाएं, लिमिटेशन क्या है, उस लिमिट को सांख्यिकी क्रॉस नहीं कर सकता, तो वो लिमिट कौन सी है। तो देखिए, आज का जो युग है, हम देखें तो आज के समय में जो सांख्यिकी का जो प्रयोग है, अध्ययन है, वो हर क्षेत्र में हो रहा है। हर क्षेत्र में सांख्यिकी के रीतियों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या है सीमाएं? तो पहली है केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। क्या है? केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सांख्यिकी रीतियाँ किसी समस्या के केवल संख्यात्मक पहलुओं पर ध्यान देती है। क्या करती है? जो संख्यात्मक पहलू है, अर्थात जो आंकड़े संख्या में व्यक्त किए गए हैं ना, केवल वो उनका क्या करती है, उनका अध्ययन कर पाती हैं, उन पर ध्यान दे पाती हैं। और ऐसे तथ्य जिन्हें संख्या के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको अध्ययन से बाहर रखा जाता है। तो केवल संख्यात्मक तथ्यों का प्रयोग या अध्ययन किया जाता है। इसमें जो संख्या में व्यक्त किए जाते हैं और जो संख्या में व्यक्त नहीं किए जा सकते, उसका ये अध्ययन नहीं करती है। तो प्रोफेसर हॉरेस के अनुसार अगर हम देखें तो कुछ तथ्यों को संख्याओं में नहीं मापा जा सकता। हर तथ्य को तो हम संख्या में नहीं माप सकते ना। तो वही ये कहा गया है। जैसे कि देखो, ईमानदारी, कोई व्यक्ति ईमानदार है, क्या उसको हम ये कर सकते हैं कि वो 5% ईमानदार है, 10% ईमानदार है ना, या 45 ईमानदार है, 100 ईमानदार है, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। या 5 ईमानदार है, ये तो नहीं कहेंगे। हम कहेंगे केवल वो ईमानदार है। अब उसको हम संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते, ना ही माप सकते हैं। जैसे हमारा चरित्र है, देश प्रेम आदि, ऐसे ही जो तथ्य है उसको हम क्या नहीं कर सकते, संख्याओं में नहीं माप सकते। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि ये केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है। जो तथ्य संख्याओं में व्यक्त नहीं किए जा सकते, उनका ये अध्ययन नहीं करता। तो ये क्या है? ये उसकी सीमा है, उसकी कमी है, उसकी एक लिमिटेशन है। दूसरा है केवल समूहों का अध्ययन। तो देखिए, सांख्यिकी के अंतर्गत संख्यात्मक तथ्यों के समूहों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो तथ्य संख्याओं में व्यक्त किए गए हैं और उसका बहुत बड़ा समूह है ना, बहुत सारे तत्व मिलके, तो उनका अध्ययन अगर किया जा रहा है तो क्या होगा, वो इनमें किसी इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता। मतलब एक संख्या का, जैसे कि हम मान लेते हैं 10,000 हो गया, किसी की आय 10,000 है, तो हम केवल उसका अध्ययन नहीं करेंगे कि उसकी आय 10,000 है ना। बहुत सारे आंकड़े एकत्रित करेंगे ना उससे। जैसे इनकम का ही अगर हम ले रहे हैं तो बहुत लोगों का इनकम देखेंगे, है ना, 1000, 100, 10 लाख ऐसे देखेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का इनकम देखेंगे हम, संख्याओं में, समूहों में देखेंगे ना। एक व्यक्ति का इनकम तो नहीं देखेंगे और ना ही उसका अध्ययन करेंगे। बहुत सारे व्यक्तियों का इनकम देखेंगे कितना है, उसके बाद तुलना करेंगे, उसका अध्ययन कर पाएंगे। तो इसका सांख्यिकी में अध्ययन नहीं किया जाएगा। अगर कोई इकाई है, इकाई का अध्ययन कर रहे हैं तो नहीं कर सकते। परंतु अगर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे समूह का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन संख्या में व्यक्त किए गए आंकड़े हों, तो इसका अध्ययन सांख्यिकी में किया जाएगा। और इसकी औसत आय से ये परिणाम निकलता है कि ये लोग क्या है, मध्यवर्गीय हैं, परंतु केवल राम की, अगर देखो इसमें दिया है क्या है, सांख्यिकी के अंतर्गत संख्यात्मक तथ्यों के समूह का अध्ययन किया जाता है और इसमें किसी इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए देखें तो राम की जो आय है वो प्रतिमाह आय कितनी है, 12,000 है। तो इसका सांख्यिकी में अध्ययन नहीं किया जाएगा। परंतु क्या है, राम की आय 12,000 है और सोहन की 13,000, श्याम की कितनी है, 14,000। तो इनका समूह 39,000 तथा औसत 13,000 होगा और इसका अध्ययन सांख्यिकी में किया जाएगा, है ना। तो क्या है, बहुत सारे लोगों का इनकम देख लिए तो इसका अब अध्ययन कर सकते हैं हम, और इसकी औसत आय से परिणाम निकलता है कि ये लोग क्या है, मध्यम वर्गीय हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें केवल समूहों का अध्ययन किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष का या किसी इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता। देखो, थर्ड पॉइंट है, आंकड़ों में एकरूपता या सजातीयता का होना आवश्यक शर्त है। जैसे आंकड़ों की तुलना करने के लिए आवश्यक है कि जो आंकड़े एकत्रित किए जाएं वे एक ही गुण को प्रकट करते हों। जैसे अगर हम किसी की इनकम देख रहे हैं तो केवल इनकम होनी चाहिए ना, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ को बेच के लाए हैं, उसका पैसा इनकम से तुलना करें, ऐसा नहीं। तो विभिन्न जातीय गुणों के आंकड़े जैसे निकालते हैं हम, अलग अलग जातियों के आंकड़े निकाल रहे हैं, तो एक जाति के आंकड़े निकालेंगे, फिर दूसरी जाति के आंकड़े निकालेंगे। किसी व्यक्ति के गुण के आंकड़े अगर निकाल रहे हैं कि उस व्यक्ति में ये गुण है, तो वैसे ही गुण और किन किन व्यक्तियों पे है उनका आंकड़ा निकलेगा ना। तो आंकड़ों की क्या है, परस्पर तुलना नहीं की जा सकती अगर हम अलग अलग आंकड़े एकत्रित करें। उदाहरण के लिए कपड़े तथा अनाज के उत्पादन की मात्रा के अनुसार तुलना करना संभव नहीं है, क्योंकि कपड़े को मीटर में तथा अनाज को टनों में व्यक्त किया जाता है, परंतु इसके उत्पादन की मात्रा की बजाय उत्पादन के मूल्यों की तुलना संभव हो सकेगी। हम उसकी
उत्पादन की मात्रा को नहीं नाप सकते, है ना, उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उत्पादन की जो मूल्य है उनकी तो तुलना कर ही सकते हैं। तो ये देखना कि क्या हो, आंकड़े जो हों वो एक रूप हो, एक समान हो, सभी में क्या हो, सजातीयता हो, अर्थात गुण जो हो समान हो। अब देखिए केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग। सांख्यिकी की एक और जो सीमाएं हैं वो क्या है, एक सीमा ये भी है कि ये क्या है, केवल विशेषज्ञों द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है, आम व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। देखिए क्या दिया है, सांख्यिकी का प्रयोग केवल उन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जिन्हें सांख्यिकी विधियों का विशेष ज्ञान है, अनजान साधारण व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता। 5वां पॉइंट है, परिणाम केवल औसतन सत्य होते हैं, अर्थात सांख्यिकी के नियम केवल औसत के रूप में ही सत्य होते हैं, ये केवल प्रवृत्ति को ही प्रकट करते हैं। भौतिक विज्ञान या रसायन शास्त्र की तरह सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते। इसमें यह कहा गया है कि इसका जो नियम है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होगा, वे हमेशा तथा सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए यदि कहा जाता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 28,000 प्रति वर्ष है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय 28,000 होगी। कुछ व्यक्तियों की इससे अधिक भी हो सकती है और कुछ की इससे कम भी हो सकती है। तो ये केवल औसत रूप में सही है, अगर देखें तो पूर्ण रूप में ये सही नहीं है। और क्या है, बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। तो सांख्यिकी निष्कर्षों को भली प्रकार से समझने के लिए भी आवश्यक है कि उन परिस्थितियों का ये भी ध्यान किया जाए जिसमें निष्कर्ष निकाले गए हों, अन्यथा वे सत्य सिद्ध हो सकते हैं, असत्य सिद्ध हो सकते हैं, और उदाहरण के लिए कपड़े के व्यवसाय में 3 वर्षों का लाभ जुड़ा है, देखो 6,000, 7,000, 8,000, और इसके विपरीत कागज के व्यवसाय में उन्हीं 3 वर्षों का जो लाभ है वो 8,000, 7,000, 6,000 है। तो इसमें बोला है कि क्या है, निष्कर्ष जो है वो गलत भी हो सकते हैं। कैसे, दोनों का जो औसत आएगा वो तो 7,000 होता है, और इससे परिणाम निकलता है कि दोनों व्यवसायों की एक सी व्यवस्था है, लेकिन ऐसी नहीं है, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें पहले वर्ष में 6,000 का लाभ हुआ था और इसमें क्या हुआ है, 8,000 का लाभ हुआ है। तो एक ही व्यवस्था, एक ही अवस्था कैसे हो सकती है इसकी, तो ये वास्तविकता नहीं है। ठीक है, क्या है ये, निष्कर्ष इसके गलत भी हो सकते हैं। तो इसमें इस संदर्भ में देखा जाए तो कपड़े का जो व्यवसाय वो प्रतिवर्ष उन्नति कर रहा है, जबकि कागज का जो व्यवसाय वो क्या हो रहा है, अवनति कर रहा है, गिर रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देखना। तो ये हो गया हमारा क्या, सांख्यिकी की सीमाएं, तो पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अभी तक के लिए इतना ही, आगे और भी ऐसे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम देखेंगे।